एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम पढ़ेंगे ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रेलेवेंट अंडर बीएसए। अब ये जो थर्ड पर्सन है ये वो लोग नहीं है जो सोसाइटी के लोग होते हैं, है ना। कुछ तो लोग कहेंगे वो वाले नहीं है। ये ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन क्या है और वो रेलेवेंट कब कब होता है वो अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 39 से, जो कि बीएसए में दिया हुआ है। सेक्शन 39 क्या बोलता है? इसका टाइटल है ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स। ओके, तो ये जो थर्ड पर्सन है हम इनको एक्सपर्ट्स बोलते हैं, या फिर आगे कुछ सेक्शंस में दे आर डिफरेंट पीपल। तो जो थर्ड पर्सन है जो कि केस से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, उनके जो ओपिनियन है वो कब रेलेवेंट हो जाएंगे और केस के लिए इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। सेक्शन 39 बोलता है व्हेन कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन अपॉन अ पॉइंट ऑफ फॉरेन लॉ, science, art, any other field, identity of handwriting or finger impressions, opinions upon that point of persons specially skilled in such field are relevant facts and such persons are called experts. Simple है, जब कोर्ट को पता लगाना हो किसी भी पॉइंट में रिलेटेड टू फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट, कोई भी ऐसी फील्ड जिसमें कोर्ट की उतनी जानकारी ना हो, या फिर आइडेंटिटी ऑफ हैंड राइटिंग या फिर फिंगर इम्प्रेशन से रिलेटेड, तो ऐसे लोगों के ओपिनियन जो कि उस फील्ड में बहुत ही स्पेशली स्किल्ड हैं, एक्सपर्ट हैं, उन लोगों के ओपिनियन को हम सेक्शन 39 में रेलेवेंट कंसिडर करेंगे और उन पर्सन्स को वी विल बी कॉलिंग एज एक्सपर्ट्स। दोज पर्सन विल बी कॉलिंग एज एक्सपर्ट। ठीक है, तो सेक्शन 39 का सबसेक्शन 1 यही बोलता है कि जब कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन रिलेटेड टू, अब देखो इनको याद रखना किस किस चीज़ का ओपिनियन चाहिए कोर्ट को, फॉरेन लॉ का, साइंस का, आर्ट का, कोई भी ऐसी फील्ड का, या फिर आइडेंटिटी ऑफ हैंड राइटिंग का, फिंगर इम्प्रेशंस का। तब वो लोग जो इस फील्ड में पर्टिकुलरली स्किल्ड हैं, स्पेशली स्किल्ड हैं, उन लोगों के ओपिनियन जो है वो रेलेवेंट बन जाते हैं और उन लोगों को हम बोलते हैं एक्सपर्ट्स। सबसेक्शन 2 बोलता है कि व्हेन कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन एनी मैटर रिलेटिंग टू एनी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड, स्टोर्ड इन एनी कंप्यूटर सोर्स और एनी इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्म। जब कोर्ट को पता लगाना है रिलेटेड टू एनी इन्फॉर्मेशन, है ना, कोई भी इंफॉर्मेशन के बारे में जो कि प्रोड्यूस की गई है या स्टोर की गई है किसी भी कंप्यूटर डिवाइस पे, किसी भी डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक वे से, तो Opinion of examiner of electronic record under section 79A of IT 2000 Act is a relevant fact. तो IT 2000 Act, IT Act है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है हमारा 2000 का, वो भी एक बेयर एक्ट है, वो भी एक लॉ है। उसके सेक्शन 79A के अंडर जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का एग्जामिनर होगा उसका ओपिनियन कोर्ट जो है कंसिडर करेगा और उसके ओपिनियन को कोर्ट रेलेवेंट मानेगा सबसेक्शन 2 के अंदर। कब? जब कोर्ट को इन्फॉर्मेशन जब कोर्ट को किसी भी मैटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो ट्रांसमिट हुई है किसी भी कंप्यूटर डिवाइस से इलेक्ट्रॉनिकली या डिजिटली का पता लगाना है। ओके, तब हम किसका ओपिनियन लेंगे? एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, सेक्शन 79A IT Act 2000। नाउ लेट्स गो टू अ केस लॉ जिसका नाम है बालकृष्ण दास अग्रवाल वर्सेस राधा देवी। 1989 का केस लॉ है। क्या बोलता है? डिफाइन करता है एक्सपर्ट को। An expert was defined as a person who by his training and experience has acquired the ability to express an opinion, but an ordinary witness does not possess this quality. क्या कौन होते हैं एक्सपर्ट? एक्सपर्ट लोग वो होते हैं, वो पर्सन्स होते हैं जो कि अपनी ट्रेनिंग और अपने एक्सपीरियंस के थ्रू उन्होंने ऐसे स्किल जो है वो एक्वायर कर ली है, एक एबिलिटी एक्वायर कर ली है जिसके थ्रू वो अपना एक ओपिनियन दे सकते हैं किसी भी फील्ड में जिसमें वो एक्सपर्ट हैं, किसी भी फील्ड में जिसमें उन्होंने स्किलफुलनेस एक्वायर की है, तो उस चीज़ में वो अपना ओपिनियन अब दे सकते हैं। दोज आर एक्सपर्ट। बट कोई भी ऑर्डिनरी विटनेस जो कि उठ के आ गया है, अपना एविडेंस दे रहा है किसी भी केस से रिलेटेड, उसको हम एक्सपर्ट नहीं मानेंगे और उसके पास एक क्वालिटी या उसके पास ये एबिलिटी नहीं होती। ये बोला गया था बालकृष्ण दास अग्रवाल वर्सेस राधा देवी में। नाउ लेट्स गो टू सेक्शन 40। सेक्शन 40 क्या बोलता है? फैक्ट्स बियरिंग अपॉन ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट्स। Facts not otherwise relevant becomes relevant if they support or are inconsistent with the opinions of expert when such opinions are relevant. अब सेक्शन 40 क्या बोल रहा है कि ऐसे फैक्ट जो अभी तक रेलेवेंट नहीं है, है ना, हमने इतने सेक्शन पढ़े हैं 40 सेक्शन तक, हमने जो सेक्शन 3 से चालू किया है ना
4, 5, 6, 7, अगर मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है सो यू जस्ट गो एंड मस्ट चेक इट आउट। उसमें रेलेवेंसी फैक्ट्स के बारे में बताया गया है। तो जो फैक्ट्स अभी तक रेलेवेंट नहीं हैं इतने सेक्शंस में, या फिर वो फैक्ट्स जो अदरवाइज भी रेलेवेंट नहीं हैं, वो बन जाएंगे रेलेवेंट। वो बन जाएंगे रेलेवेंट मतलब उनको फिर कोर्ट जो है वो कंसिडर करेगा और उनके ऊपर फिर हम एविडेंस उनके प्रूफ करने के लिए या उनके डिसअप्रूव करने के लिए हम उन पे एविडेंस दे सकते हैं कोर्ट को। क्यों? इफ़ दे सपोर्ट और आर इनकंसिस्टेंट विद द ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट व्हेन सच ओपिनियंस आर रेलेवेंट। अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि जो सेक्शन 40 है उसको, ठीक है। अब हमारा फैक्टर इशू है कि ए कॉज्ड बीज डेथ, ठीक है। तो ए ने बी की डेथ कॉज की एक नाइफ से। अब नाइफ से कॉज की तो उस नाइफ पे थे ए के फिंगर इंप्रेशंस, ठीक है। ए के फिंगर इंप्रेशंस थे उस नाइफ पे। जब एक्सपर्ट से पूछा गया कि जो फिंगर इंप्रेशंस है नाइफ पे क्या वो ए के हैं, तो एक्सपर्ट ने अपना ओपिनियन दिया कि यस दे आर एज फिंगर इंप्रेशंस। ओके, तो हमारा ये जो है ये फैक्ट एंड इशू से रिलेटेड है, तो ये ओपिनियन हमारा बन जाता है रेलेवेंट, ठीक है। और ये ओपिनियन जो है फिंगर इंप्रेशन से भी रिलेटेड है और ये फिंगर इंप्रेशंस के बारे में बताता है, तो ये हमारा रेलेवेंट ओपिनियन बन जाता है। तो ये ओपिनियन जो है वो रेलेवेंट है। अब ऐसा कोई फैक्ट जो अब तक रेलेवेंट नहीं था वो अब बन जाएगा रेलेवेंट अगर वो इस स्टेटमेंट से कि हाँ वो एक ए के फिंगर इंप्रेशंस ही हैं चाकू पे, वो फैक्ट बन जाता है रेलेवेंट। वो क्या फैक्ट हो सकता है? वो फैक्ट हो सकता है कि जो ए है वो उसने जो है बी का मर्डर चाकू से नहीं किया था, ही यूज्ड सम अदर वेपन। अगर वो फैक्ट है, अगर ये आके बोलता है कि आई नेवर यूज्ड नाइफ, या फिर जो मर्डर हुआ है वो नाइफ से नहीं हुआ था, ये हमारा स्टेटमेंट आ जाता है कि वो नाइफ से मर्डर नहीं हुआ था, वो किसी और चीज़ से हुआ है। द वेपन यूज्ड इज समथिंग डिफरेंट। ओके, तो ये जो हमारा ओपिनियन है अब ये बन जाएगा रेलेवेंट बिकॉज ये इनकंसिस्ट नहीं, जो ये जो हमारा अभी फैक्ट है जो मैंने अभी बताया कि मर्डर वॉज डन विद अनदर वेपन, यहाँ लिख लेती हूँ, अनदर वेपन वॉज यूज्ड। तो अभी तक ये हमारा फैक्ट एंड इशू में नहीं था, बट क्योंकि ये इस ओपिनियन के इनकंसिस्टेंसी में आता है, या आई वुड से इस ओपिनियन के अगेंस्ट है जो एक्सपर्ट ने दिया है, तो अब सेक्शन 40 के अंडर जो है ये स्टेटमेंट हमारा, ये फैक्ट जो है कि अनदर वेपन वाज यूज्ड, ये बन जाता है रेलेवेंट। यही हमारा सेक्शन 40 बोल रहा है। क्या बोल रहा है वो? फैक्ट्स दैट आर नॉट अदरवाइज रेलेवेंट, फैक्ट्स जो अभी तक रेलेवेंट नहीं है कि दूसरा वेपन यूज़ किया गया था वो अभी तक रेलेवेंट नहीं था, बिकम्स रेलेवेंट, वो रेलेवेंट हो जाएगा इफ़ दे आर सपोर्टिंग और इफ़ दे आर इनकंसिस्टेंट। अगर वो फैक्ट या तो सपोर्ट कर रहा है तो इनकंसिस्टेंट है उस ओपिनियन की जो कि एक्सपर्ट ने दी है, ठीक है। व्हेन सच ओपिनियंस आर ऑल्सो रेलेवेंट। ये था हमारा सेक्शन 40। आई होप इट्स क्लियर। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सेक्शन 41। अब सेक्शन 41 में हम जो ओपिनियन है वो एक्सपर्ट का नहीं ले रहे हैं। सेक्शन 41 टॉक्स अबाउट द ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर व्हेन रेलेवेंट। जब हमको जानना है कि कोई जो हैंड राइटिंग है किसी भी पेपर पे, या फिर जो रिटन डॉक्यूमेंट दिया गया है उसमें जो हैंड राइटिंग है वो किसकी है, या फिर जो सिग्नेचर है वो किसका है, तब हम सेक्शन 41 के अंदर एक्सपर्ट का ओपिनियन ना लेते हुए उस पर्सन का ओपिनियन लेंगे जिस पर्सन की जान पहचान है उस हैंड राइटिंग से, या जिस पर्सन ने देखा है किसी को उस डॉक्यूमेंट पे लिखते हुए, या जिसको उस हैंड राइटिंग के बारे में पता है, नॉलेज है, ठीक है। ये हमारा सेक्शन 41 बोलता है। क्या बोलता है? व्हेन कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन, जब कोर्ट को पता लगाना है एज टू द पर्सन बाय हुम एनी डॉक्यूमेंट वाज साइंड और रिटन, जब कोर्ट को पता लगाना है कि कोई भी डॉक्यूमेंट किस पर्सन के द्वारा, किस पर्सन ने साइन किया है या किस पर्सन ने लिखा है, जब कोर्ट को इस बारे में ओपिनियन फॉर्म करना है, तब हम किसकी ओपिनियन को, किसके स्टेटमेंट को रेलेवेंट मानेंगे सेक्शन 41 के अंदर। ये हमारा यहाँ पे बता रहा है। देन ओपिनियन ऑफ एनी पर्सन एक्वेंटेड विद द हैंड राइटिंग ऑफ द पर्सन दैट इट वॉज और वॉज नॉट रिटन और साइंड बाय द पर्सन इट्स अज्यूम्ड टू बाय द कोर्ट इज अ रेलेवेंट फैक्ट। तब वो पर्सन जो जानता है उस बंदे की हैंड राइटिंग को, या उसको पता है कि इस पर्सन की हैंड राइटिंग कैसी है, ये कैसे साइन करता है, अगर कोई इतना नॉलेजेबल है ना। बहुत बार होता है कि ना व्हेन यू आर फ्रेंड्स विद समवन, तुमको उसकी
बहुत सारे मैनरिज्म, उसके बिहेवियर्स, उसकी हैंड राइटिंग, वो किस तरीके से लिखता है, ये सब पता लग जाता है बिकॉज यू आर फ्रेंड्स विद दैट पर्सन। तो जब ऐसा कोई काम हो जिसमें ये आपको, आपके फ्रेंड को आपकी हैंड राइटिंग पहचाननी हो, तब अगर आपका फ्रेंड बोल दे कि ये मेरे ही फ्रेंड की हैंड राइटिंग है, तो उसका ओपिनियन कि हाँ ये उसी की हैंड राइटिंग है, उसका ओपिनियन कि वो उसकी हैंड राइटिंग नहीं है, कि दोनों ओपिनियंस जो हैं वो कंसिडर करेगा कोर्ट। या फिर इफ़ इट्स रिलेटेड टू सिग्नेचर कि हाँ ये मेरे दोस्त ने साइन किया, या मेरे दोस्त ने साइन नहीं किया है, तो ये दोनों ओपिनियन जो है वो आपके रेलेवेंट बन जाते हैं सेक्शन 41 के अंडर। नाउ सेक्शन 41 के बाद सेक्शन 41 में हमारे केस लॉ भी है जिसका नाम है फखरुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ MP 1967। इसमें क्या बोला था कि इट वॉज हेल्ड दैट हैंड राइटिंग में बी प्रूव्ड बाय एविडेंस ऑफ अ विटनेस इन हुज प्रेजेंस द राइटिंग वॉज डन एंड दिस वुड बी डायरेक्ट एविडेंस इफ इट्स अवेलेबल, द एविडेंस ऑफ एनी अदर काइंड इज रेंडर्ड अननेसेसरी। जब कोई ऐसा पर्सन जिसके सामने और जिसके प्रेजेंस में डॉक्यूमेंट को लिखा गया हो, या हैंड राइटिंग जो रिटन डॉक्यूमेंट है उसकी हैंड राइटिंग जो है वो पहचानी, मतलब लिखी गई हो कभी भी एट सम पॉइंट, और वो पर्सन जो है वो उसको बता दे, उसका ओपिनियन दे दे उस हैंड राइटिंग के ऊपर, और वो प्रूव हो जाए कि वो उसी ने लिखी थी, तो वो जो है वो डायरेक्ट एविडेंस बन जाती है। और उसके बाद उसको कोई भी कोरोबोरेशन, कोई भी सपोर्टिव एविडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस एविडेंस को। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सब्सटैंटिव एविडेंस होता है। ओके, अंडर सेक्शन 41 ये बोला गया था फखरुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ MP में। नाउ सबसेक्शन 2 में चलते हैं। सेक्शन 41 का सबसेक्शन 2 भी है, वो क्या बोलता है, व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऑफ एनी पर्सन। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की बात हो रही है। ओके, तो जब उसका पता लगाना है कोर्ट को कि वो किसका है, ऑफ एनी पर्सन, तो द ओपिनियन ऑफ द सर्टिफाइंग अथॉरिटी विच हैज इशूड द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज अ रेलेवेंट फैक्ट। फिर उस सर्टिफाइंग अथॉरिटी का ओपिनियन जिसने कि वो सिग्नेचर को इशू किया एट द फर्स्ट प्लेस, उसका ओपिनियन जो है वो रेलेवेंट बन जाता है सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 41 के अंडर। ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के टाइम पे ओपिनियन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी विच इशूड द सिग्नेचर बिकम्स रेलेवेंट। लेट्स मूव टू सेक्शन 42। सेक्शन 42 बोलता है ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ अ जनरल कस्टम और राइट व्हेन रेलेवेंट। अब जनरल कस्टम या फिर राइट का जब ओपिनियन फॉर्म करना है कोर्ट को, तो किसकी ओपिनियंस मैटर करेंगे। जनरल कस्टम कोई भी हो सकता है, जैसे हिंदू में हमारे में कस्टम्स होते हैं, जैसे कि शादी का कस्टम हो गया, तो शादी में आपको 7 फेरे लेने पड़ते हैं, है ना, सतपदी बोलते हैं जिनको लीगल हिंदू लैंग्वेज में सतपदी बोलते हैं, 7 फेरे लेने होते हैं। तो अगर कोर्ट को पता लगाना है कि हिंदू में क्या लॉज हैं या हिंदू में क्या कस्टम्स हैं ऐसे जो कि बहुत एसेंशियल हैं शादी के लिए या मैरिज के लिए, तब सेक्शन 42 के अंडर कोर्ट किसका ओपिनियन जो है वो रेलेवेंट समझेगा। लेट्स रीड। द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू द एक्जिस्टेंस ऑफ एनी जनरल कस्टम या फिर राइट, ओपिनियंस ऑफ पर्सन हु वुड बी लाइकली टू नोन ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस इफ इट एग्जिस्टेड आर रेलेवेंट। तो ऐसे लोगों के ओपिनियन, ऐसे पर्सन्स के ओपिनियन जो उस कस्टम के बारे में जानते होंगे, अगर वो कस्टम एग्जिस्ट करता है तो उनका ओपिनियन जो रेलेवेंट बन जाएगा। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, अगर हमको शादी के कस्टम्स के बारे में जानना है, इंडियन मैरिज कस्टम्स के बारे में, तो शादी कौन करवाता है, पंडित करवाता है, और पंडित इज़ अ वेल नोन पर्सन। ओके, अगर आप हिंदू उसमें देखो, कम्युनिटी में देखो, तो पंडित इज़ अ, जो ब्राह्मण्स होते हैं, दे आर वेरी वेल नोन पीपल, और उनको पता ही होता है कि क्या कस्टम्स हैं शादी के, राइट, क्योंकि वही मैरिज को है वो सोलेमनाइज करवाते हैं। तो कोर्ट पंडित का जो है ओपिनियन जो है इसके ऊपर की, ऐसा कोई कस्टम एग्जिस्ट करता है, ऐसा कोई राइट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, क्योंकि वही जो है वो लाइकली बी एबल टू नोन ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस होगा, तो उसका जो ओपिनियन है वो कोर्ट कंसिडर करेंगे पंडित जी का। ओके, देन वी हैव सेक्शन 43, ओपिनियंस एज टू यूसेजेस एंड टेनेट्स। व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू, अब यूसेजेस, क्या यूसेज हो रहा है हमारे, यूसेज क्या होता है, कस्टम का छोटा भाई होता है यूसेज। कस्टम जो है वो वाइडली यूज़ किया जाता है बाय कम्युनिटी, यूसेज जो होता है वो कम लोगों के द्वारा जो है वो होता, वो भी एक तरीके की हैबिट, एक तरीके की प्रैक्टिस ही होती है, बट यूसेज जो है वो कम वाइडर कम्युनिटी के अलावा जो है वो माइनर लोगों में या फिर नैरोअरली यूज़ होता है, उसको हम यूसेज बोलते हैं। और टेनेट्स होता है प्रिंसिपल्स एंड बिलीव्स, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब उसके ऊपर कोर्ट को पता लगाना है, ओपिनियन चाहिए कोर्ट को, तो वो किसकी ओपिनियन लेगा। व्हेन कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू यूसेज एंड टेनेट्स ऑफ एनी बॉडी ऑफ मैन और फैमिली, किसी भी फैमिली के यूसेज और टेनेट्स, है ना, क्योंकि मैंने बताया कि जो यूसेजेस हैं वो कम एरिया में यूज़ होने वाली प्रैक्टिस को हम यूसेज बोलते हैं। तो कस्टम का छोटा भाई है यूसेज बेसिकली। कस्टम क्या होता है, जो वाइडली
एक कम्युनिटी रिकग्नाइज करके प्रैक्टिस करती है। यूसेज होता है तो छोटी एरिया में जो है कुछ ही लोग जो प्रैक्टिस करते हैं। तो जब हमको किसी फैमिली के यूसेज का पता लगाना है, हमको कॉन्स्टिट्यूशन या गवर्नेंस ऑफ एनी चैरिटेबल या रिलीजियस फाउंडेशन, अब कोई एनजीओ हो गया या फिर कोई हमारा टेम्पल्स का ट्रस्ट हो गया, टेम्पल ट्रस्ट होते हैं हमारे, कोई भी किसी भी रिलीजियस फाउंडेशन का ट्रस्ट हो गया, उसके हमको कॉन्स्टिट्यूशन या गवर्नेंस के बारे में पता लगाना है, या फिर हमको ऐसे वर्ड्स या टर्म्स के मतलब जानने हैं जो लोकली यूज़ किए जा रहे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोकली यूज़ करते हैं, ऐसी वर्ड्स या ऐसी टर्म्स। तो कोर्ट किसके ओपिनियन को रेलेवेंट मानेंगे? द ओपिनियंस ऑफ पर्सन दैट हैव स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज ऑन इट। ऐसे लोग जिनके पास स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज है, उनके ओपिनियन को कोर्ट रेलेवेंट फैक्ट कंसिडर करेगा अंडर सेक्शन 43। ओके, देन वी हैव सेक्शन 44। सेक्शन 44 है हमारा ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप पे ओपिनियन कब रेलेवेंट हो जाता है? ओके, व्हेन कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू रिलेशनशिप ऑफ वन पर्सन टू अनदर, एक पर्सन का दूसरे पर्सन से क्या रिलेशन है, उसके ऊपर जब कोर्ट को ओपिनियन फॉर्म करने हैं तो किसका ओपिनियन कोर्ट रेलेवेंट मानेगा? ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय कंडक्ट एज टू सच रिलेशनशिप बाय अ पर्सन हु हैज स्पेशल नॉलेज शॉल बी रेलेवेंट। तो जो भी कंडक्ट, उन पर्सन के कंडक्ट, उन पर्सन मतलब जिनके बीच का हमको रिलेशनशिप जानना है, उन पर्सन के कंडक्ट के थ्रू जो किसी इंसान को पता चला है, जिसके पास स्पेशल नॉलेज है ऑफ नोइंग दैट एंड व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप, जैसे कि क्या वो मम्मी और बेटा थे, क्या वो हस्बैंड वाइफ हैं, क्या वो सन या फिर डॉटर हैं किसी पेरेंट के, क्या रिलेशनशिप है, क्या वो जो है गार्जियन, लीगल गार्जियन है वो किसी बच्चे का, है ना। तो कोई भी अगर दो लोगों के बीच में हमको रिलेशन, क्या वो भाई बहन है, अगर हमको रिलेशनशिप का पता लगाना है तो बेसिकली उनके कंडक्ट से जो भी किसी पर्सन को स्पेशल नॉलेज है उनके रिलेशनशिप के बारे में जानने के लिए, उस पर्सन को ओपिनियन को हम और उस पर्सन के स्टेटमेंट्स को हम कंसिडर करेंगे रेलेवेंट सेक्शन 44 के अंडर। इसका भी एक केस लॉ है, इस केस लॉ में बहुत अच्छा केस लॉ है, मेरे को बहुत पसंद है ये। इसका केस लॉ है बामी बेवा वर्सेस कृष्ण चंद्र स्वेन 2004। इसमें केस लॉ में क्या है कि वेयर द क्वेश्चन वाज ऑफ द फैक्ट ऑफ अ वैलिड अडॉप्शन, जब हमको ये पता लगाना है किसी पर्सन का, किसी बच्चे का वैलिड अडॉप्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है, प्लेंटिफ का, उसको क्या वो एक अडॉप्टिव सन है, क्या वो अडॉप्ट किया गया है वैलिडली बाय द पीपल। तो द डिपोजिशन ऑफ द कजन ऑफ अडॉप्टिव फादर, फैमिली प्रीस्ट एंड फैमिली बाबर दैट द सेरेमनी हैड टेकन प्लेस एट द रेजिडेंस ऑफ नेचुरल फादर वाज हेल्ड रेलेवेंट। तो जब स्टेटमेंट कज़न ने दी उस अडॉप्टिव फादर के, जिस फादर ने उस बच्चे को अडॉप्ट किया है, उसका कज़न जब स्टेटमेंट दे रहा है, दूसरी स्टेटमेंट दी फैमिली के प्रीस्ट ने, मतलब जो फैमिली का पंडित था उसने स्टेटमेंट दी, और तीसरी स्टेटमेंट दी फैमिली के बाबर ने। बाबर कौन होता है? नाइन। तो उन्होंने जब तीनों ने स्टेटमेंट दी, क्योंकि वो लोग थे हो सकता है जिन्होंने ये पूरा जो है उनका कंडक्ट देखा हो एज अ फादर और एज अ चाइल्ड। तो it is very probable कि they had special means of knowledge to know that there is a valid adoption done or not। तो इन तीनों की स्टेटमेंट, उन्होंने स्टेटमेंट क्या दी थी कि एक सेरेमनी हुई थी एट द रेजिडेंस ऑफ नेचुरल फादर, जो नेचुरल फादर था, जो रियल फादर था उस बच्चे का, उसके घर पे सेरेमनी हुई थी, जिसके बाद उस बच्चे को अडॉप्ट कर लिया दूसरे पर्सन ने। इन तीनों ने ये स्टेटमेंट दी। तो ये जो स्टेटमेंट है इन तीनों की, ये स्टेटमेंट को रेलेवेंट मानते हुए कोर्ट ने कंसिडर किया कि येस द सन इज वैलिडली अडॉप्टेड और द चाइल्ड इज वैलिडली अडॉप्टेड। दिस स्टेटमेंट वॉज हेल्ड रेलेवेंट अंडर दिस केस एंड दे बिकॉज दे हैड द स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज ऑफ नोइंग दिस स्टेटमेंट। ओके, सो दिस वॉज सेक्शन 44 एंड ये हमारा जो है, इसके बाद आई थिंक लास्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 45, जो कि बोलता है ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन व्हेन रेलेवेंट। मतलब कि अगर आप कोई ओपिनियन होल्ड कर रहे हो, ठीक है, आपका ओपिनियन है कि जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं वो हेल्दी होते हैं, तो जो उस ओपिनियन का जो आपका ग्राउंड होगा कि आप किस बेसिस पे ओपिनियन हेल्ड कर रहे हो, वो कब रेलेवेंट बनता है, ठीक है, सेक्शन 45 बता रहा है। व्हेनेवर द ओपिनियन ऑफ अ लिविंग पर्सन इज रेलेवेंट, द ग्राउंड्स ऑन विच सच ओपिनियन इज बेस्ड आर ऑल्सो रेलेवेंट। अगर कोर्ट के अंदर जब मैं ये ओपिनियन दे रही हूँ कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर हेल्दी, ये ओपिनियन अगर रेलेवेंट होता है किसी भी केस से रिलेटेड, तो जो ग्राउंड
पे मैं ये ओपिनियन होल्ड करती हूँ या जिस ग्राउंड पे ये ओपिनियन बेस्ड है वो ग्राउंड भी रेलिवेंट बन जाता है ना, क्योंकि मेरा जो ओपिनियन है, ओपिनियन ऑफ अ लिविंग पर्सन जब रेलिवेंट है तो वो जो ग्राउंड जिस ओपिनियन तो वो ग्राउंड जिस पे वो ओपिनियन बेस्ड है वो भी रेलिवेंट बन जाता है अंडर सेक्शन 45. दिस वाज सेक्शन 45. 3 लाइन का छोटा सा section and this is the last section of opinion of third person when relevant. Thank you for watching the video. I hope you have understand.